Hi friend, welcome to Daily Vlogs, उभरता भारत चैनल। ये देखिए गाजा पट्टी छोड़ के कहाँ जा रहे हैं लोग। इजराइल ने 24 घंटे में खाली करने को दिया अल्टीमेटम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए जिसे जानने से पूर्व आप सबको पहले से ही भारत पाकिस्तान के मैच में भारत की विजय की हार्दिक शुभकामनाएं। अब से कुछ ही देर के अंदर नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो जाएगा, तो नवरात्रि की भी आपको पूर्व में ही शुभकामनाएं। संभव है आप में से अधिकांश लोग इसे नवरात्रि के दिन ही इस सेशन को सुनेंगे। हम इतना ऑलरेडी लेट नाइट आपके साथ इस सेशन को साझा कर रहे हैं। चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि गाजा पट्टी को छोड़कर कुछ लोग पलायन कर रहे हैं। कितने लोग पलायन कर रहे हैं, कौन लोग पलायन कर रहे हैं, आज के सेशन में बताएंगे। क्योंकि इजराइल ने मात्र 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि भैया जिसे छोड़कर भागना है भाग लो, अदरवाइज मैं गोली चलाऊंगा। ऐसी स्थिति में इजराइल पैलेस्टीन का नेता बना हमास कहां छुपा है, क्या कर रहा है, सारी बातें आज के सेशन में जानेंगे। और अल्टीमेटली जिन गाजा पट्टी के लोगों के लिए हमास संघर्ष कर रहा था, आज वो गाजा पट्टी छोड़कर कहां भाग रहे हैं। एक तरफ समुद्र है, एक तरफ इजराइल है, तो वो जा कहां रहे हैं, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। खबर इस प्रकार से है कि इजराइल वार्न नदर्न गाजा रेजिडेंट्स टू लीव, टेल यूनाइटेड नेशन 1.1 मिलियन यानी 11 लाख रेजिडेंट शुड इवैक्यूएट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर 11 लाख लोगों से कहा है कि गाजा छोड़कर निकल लो, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से जो चाहूंगा वो करूंगा। ऐसी स्थिति में यूएन कह रहा है कि यार समय कम दे रहे हो। मतलब ये भी बड़ी आयरनी है कि यूनाइटेड नेशन दुनिया में शांति स्थापित करवाने वाली संस्था समय की दुहाई दे रही है। ये नहीं कह रही है कि आप ये गलत कर रहे हो, आपने इस प्रकार से धमका के गलत किया। बोले नहीं, धमका तो सही रहे हो, टाइम थोड़ा कम दे रहे हो यार। 24 घंटे में कोई कैसे जा पाएगा भला। ऐसी स्थिति में पैलेस्टीनियंस जो गाजा पट्टी में रहते हैं वो नदर्न गाजा छोड़ करके भागना शुरू कर चुके हैं अपने अपने क्षेत्रों में। इस बात को लेकर यूएन के द्वारा चिंता व्यक्त की गई। पुतिन भी आ गए और पुतिन ने भी चिंता व्यक्त करी, लेकिन पुतिन भी साहब इस बार बिल्कुल डिप्लोमेटिक लाइन मार गए। उन्होंने कहा हमास को मारकर इजराइल सही कर रहा है, हमास की पिटाई लगनी चाहिए, माना लगनी चाहिए, लेकिन इतनी बुरी तरह से इन लोगों को शहर छोड़ने के लिए मत कहो। क्यों मत कहो? बोले इसको लेकर हमारी अपनी कहानी है, इनके बैकग्राउंड में, इनके दिमाग में एक अलग स्टोरी है, वो हम आपसे साझा करेंगे। पुतिन अल्टीमेटली क्या बोले? इजराइल के साथ भी आए और हमास के विरोध में भी आए, लेकिन फिलिस्तीनियों के भी दर्द को उन्होंने बयान किया। बोले यार ऐसे कोई घोट के मारता है क्या भला, आप तो इन्हें घोट के मारने वाले हो। इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय चर्चाएं आई। साथ ही साथ चूंकि युद्ध का अब 7वां दिन खत्म हो चुका है, 8वें दिन में एंट्री हो चुकी है, भारत के जो ऑपरेशन अजय मिशन चल रहा है उसके माध्यम से इजराइल से बड़ी मात्रा में लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा है। इतनी सारी खबरें आज के अपडेट में है। अपडेट के साथ साथ एक ताजा अपडेट ये भी जान लीजिए, अब से कुछ ही देर में आप लोगों को अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहां पर आपको आरएएस फाउंडेशन। सर इजराइल ने धमकाया गाजा पट्टी वालों को, कहां चले ये लोग? आइए तस्वीरें देखते हैं और जाते हुए लोग देखते हैं। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि किस हालात में गाजा पट्टी के लोग अपनी जगह छोड़कर भाग रहे हैं। कोई गधा गाड़ी पर है, तो कोई रिक्शा गाड़ी में है, तो कोई फूटी हुई गाड़ी में है, तो कोई पैदल चल पड़ा है। ये स्थितियां दर्शाती हैं कि गाजा पट्टी में हमास जिनके लिए लड़ाई लड़ रहा था उनकी स्थितियां पहले ही बहुत विकट थी, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि यह लड़ाई सही मायने में हमास इनके लिए लड़ ही नहीं रहा था। उसके अपने राजनीतिक आका कहीं दुनिया के दूसरे देशों में बैठकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। संभवतया वो ईरान हो सकता है, संभवतया वो कोई अन्य देश इजराइल का दुश्मन हो सकता है, जो कि अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए इन लोगों के नाम पर लड़ाई लड़ रहे थे। इन लोगों के नाम पर टेक्नोलॉजी has changed। इस तरह से बहुत लोग क्रॉसिंग दे रहे हैं। ये टैंक देखिए डोजर लेके आ रहे हैं गाजा बॉर्डर पर। इस तरह के कई टैंक है, इतनी करीब से आपने इजरायली टैंक को नहीं देखा होगा। ये देखिए ये पानी का
यानी अंदर से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये देखिए तमाम मूवमेंट्स, यहाँ पर कोई भी आदमी बिना आर्मी की परमिशन के नहीं आ सकता, वरना ये जो गन्स ऊपर मूव कर रही है टैंक के साथ साथ, वो शूट एक्सरसाइज प्रॉब्लम होता है। किसी भी आर्मी के अलावा अन्य जवान को वहीं पर मार गिराया जाता है। इसलिए ये असेंबली टैंक ऑफ गाजा पट्टी के इलाके में अंदर आके वो घूम रहे हैं। एक मशीन रखी गई है, अगर कहीं पे भी टैंक को रास्ता क्रॉस करने में दिक्कत आती है या ये कोई भी बाधा महसूस करते हैं, तो इन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए ये मशीन यहाँ पर खड़ी है। बहुत सारे ये आर्मी के इंस्ट्रूमेंट हैं जो टेम्परेरी रास्ता बनाने का काम करते हैं, और इन टेम्परेरी फोर्स के जरिए ही टैंक और बाकी तमाम कॉम्बैट सिस्टम आगे बढ़ते हैं। और इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए ये तमाम मशीनरी को पक्के तौर पर इजराइल ने गाजा पट्टी बॉर्डर में रखा है। सबसे ज्यादा बॉर्डर वाले फिलिस्तीनी नागरिकों को अल्टीमेटम दिया था कि वो जल्द से जल्द गाजा पट्टी खाली कर दे। इजराइल का अल्टीमेटम अब खत्म हो गया है, फाइनल असॉल्ट की तैयारी है। इजराइल की गजा पर बरी, फसाई और बहरी हमले की तैयारी मुकम्मल। इजराइल का गजा के शिमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। जंग के अगले मरहले का वक्त आन पहुंचा। इजरायली वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि कम अज कम महदूद मुद्दत के लिए गजा पर कब्जे का मंसूबा है। The IDF is making all of the preparations required in order for us to be ready at the go. कोई आवाज सुनी आपने किसी की फलस्तीन के हक में? किसी ने कहा हो ये बमबारी बंद कर दें? सब बेगैरती कर रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। मुराद अबू मुराद, ये हमास का कमांडर है। मुराद अबू मुराद इसको टपका दिया। क्यों टपकाया? इसलिए टपकाया, एक तो हमास का कमांडर है, तो जो भी हमास का कमांडर है, हमास का मंत्री है, हमास का संतरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब निपटने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप हमास के हो तो आपका थैंक यू हो चुका है। आज पाकिस्तानी कौम को क्या हो गया? दाल रोटी की बड़ी हुई है। अब देख लीजिए ना, अब पंगे बढ़ने शुरू हो गए ना, बात अब गजा से आगे जा रही है। दमिश्क पे हमला कर दिया इन्होंने, वो कहना आपके सामने हुआ है ना। जैसे आज पुतिन साहब का बयान था कि इजराइल के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है, उस वक्त भी मुस्लिम कंट्रीज चुप करके बैठे थे, इसलिए कि आने तो उनको कोई नहीं दे रहा। इजिप्ट ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए, बाकी कंट्रीज भी उनको आने के लिए मना कर रही हैं, तो फिर ये साथ में तो मुझे कहीं से दिखाई नहीं दे रहे। नमस्ते दोस्तों, जय जीत है पाकिस्तान की, ये मैं डेडिकेट करता हूं। ये और पाकिस्तान का मैच नहीं, बल्कि ये पैलेस्टीन और इजराइल का मैच हो रहा है, यानी कि इजराइल जो है वो इंडिया और पैलेस्टीन पाकिस्तान। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का क्रिकेटर, और उसने बोला कि ये जो मेरी परफॉर्मेंस है, ये जो जीत है पाकिस्तान की, ये मैं डेडिकेट करता हूं अपने पैलेस्टीनियन भाइयों और बहनों को। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पे कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वो मैच उन्होंने इसराइल के नाम कर दिया और दोस्ती की बड़ी जिंदा मिसाल कायम कर दी है। दोस्त हो तो ऐसा हो, दोस्त हो तो ऐसा। और हम अंदर मैच खेलने गए हुए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, और वहाँ पे जो जय श्री राम के नारे लगे हैं, भाई जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उनको लगाने दे, जो नारे लगाना चाहते हैं, उनका मुल्क है, उनकी टीम खेल रही है, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें, ये चीजें फैंस पे छोड़ दें। पाकिस्तान के क्रिकेटर की तरफ से पहले ही कहा गया कि अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हम इसको नाम करेंगे किसके, पैलेस्टीन के। तो फिर उसके बाद उधर से भी इजराइल के नारे लगने शुरू हो गए, और जब जीत गया इंडिया तो वहाँ पे हमें ऐसे पोस्टर्स नजर आए जिसमें बल्कि एक पोस्टर तो बहुत ही वादे था जिसमें ये कहा गया कि जनाब ये जो है ये जो जीत है वो हम इजराइल के नाम करते हैं। बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी अगर इस तरह से होता है। इसमें अमन का पैगाम देना चाहिए। फिक्स मैच था यार, डॉलर आने थे इन्होंने, पीसीबी ने भी वही किया, वन साइडेड मैच था। इसमें क्या है, इनको इज्जत, मुल्क की इज्जत या कौम की इज्जत, इससे क्या लेना देना है इनको डॉलर चाहिए। अवाम मैंने बड़े बड़े लड़कों को रोते देखे आज। जय हिंद दोस्तों भारत के मैक्सिमम। अब ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पे कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर
वो मैच उन्होंने इसराइल के नाम कर दिया और दोस्ती की बड़ी जिंदा मिसाल कायम कर दी है। दोस्त हो तो ऐसा हो। दोस्त हो तो ऐसा हो। और हमारे यहाँ मीर जाफर, मीर सादिक जैसे लोग पैदा होते हैं तो वो यही हाल होता है। फ़लस्तीन का भी यही, अल्लाह ही हाफिज है और उस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज है। अच्छा, अगर कोई वहाँ पे ऑडियंस कह रही हो तो वो तो और बात है ना, वहाँ के सपोर्टर इंडिया का। लेकिन हुआ ये कि जो इजराइल का है ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट, उसमें भी उन्होंने ट्वीट कर दिया इसके ऊपर। अब वैसे तो ऐसे नहीं हुआ करता। मैं सोची थी कि इजराइल के अकाउंट से, यानी कितने इसके, अगर आप देखें 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं ये जनाब, तो उनके मुल्क का ही अकाउंट हुआ ना ये। तो उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे, और इजराइल के एक्स अकाउंट से इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, उनकी फतह पर मुबारकबाद दी गई और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी भी जीत है। जबकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ कि ये नहीं जीते, इसकी वजह ये, वरना इन्होंने अपनी जो जीत है वो हमास के नाम कर दी थी। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने लिखा क्या है। इजराइल की तरफ से लिखा गया है इंडिया के लिए, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए, कि वी वर रियली मूव्ड बाय इंडियन फ्रेंड्स शोइंग देयर सॉलिडारिटी विद इजराइल। वी आर हैप्पी दैट इंडिया इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द India versus Pakistan match, and that Pakistan was unable to attribute its victory to the terrorists of Hamas। ये किया है इजराइल ने ट्वीट। तो आप अंदाजा ही करें कि मैंने वही सही बात की कि ये मैच जो है दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं था, बल्कि ये इजराइल और पैलेस्टीन के बीच मैच था। इंडिया ने अपनी जीत जो है इजराइल के नाम कर दी है, उस पर क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त जो है ना इसराइल एक इंसानियत के साथ जो जुल्म कर रहा है और जो ज्यादती कर रहा है, उन सब को देखने के बावजूद इंडिया की हट धर्मी है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि मतलब वो इसराइल के नाम कर रहे हैं। और ये तो इंडिया और इसराइल दोस्त हैं। हमास ने 5000 रॉकेट दागे इसराइल पर, तो दोस्त को सपोर्ट कर रहा है और ये दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पाकिस्तान तो फलस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उनकी दोस्ती देखिए कितनी बड़ी, अपनी जीत उनके नाम कर दी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल कि अपने दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन लम्हा फिक्रिया और वो ये है कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? फलस्तीन के लिए पाकिस्तान ने आवाज उठाई है। मुझे अफसोस हो रहा है, बहुत मतलब एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी रियासत कहाँ है। हमारी रियासत तो है ही नहीं है आजकल की। आप देखें, अभी कल जुम्मे का दिन था और फलस्तीन के लिए आवाम निकली है, लोग निकले हैं फलस्तीन का फ्लैग उठाकर फलस्तीन के लिए एहतजाज करने, तो आपकी रियासत ने उन पर भी डंडा चला दिया। यानी कि आम आवाम को इस बुरी तरीके से मारा है आवाम को। आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। सड़कों पे मारा है, उनको गिरफ्तार किया। क्या वजह था कि फलस्तीन का झंडा नहीं उठाना? जी, फलस्तीन के लिए झंडा नहीं उठाना। कहा कि ये जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच से ज्यादा बड़ा मैच बन गया था इजराइल और पैलेस्टीन के बीच। ऐसा लग रहा था कि इजराइल और फलस्तीन जो है वो लड़ रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पे जो स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जहाँ पर हमारी टीम जाना ही नहीं चाहती थी, वहाँ पर जाकर उन्होंने खेला और फिर वहाँ पे जो उनके ऑडियंस थे ये अपनी टीम की तरफ थे। और ऐसी से वैसे तो होता ही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में हमने बल्कि होते भी देखा है कि अक्सर होगा जो उस मुल्क के ऑडियंस होती है वो दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि मामला ये है कि पूरी दुनिया में एक इतना बड़ा एक चल रहा है इशू जिसमें वो इजराइल के साथ शाने से शाना मिला के, यानी कंधे से कंधा जोड़ के इंडिया खड़ा है इजराइल के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के क्रिकेटर की तरफ से पहले ही कहा गया कि अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हम इसको नाम करेंगे किसके? पैलेस्टीन के। तो फिर उसके बाद उधर से भी इजराइल के नारे लगने शुरू हो गए और जब जीत गया इंडिया तो वहाँ पे हमें ऐसे पोस्टर्स नजर आए जिसमें बल्कि एक पोस्टर तो बहुत ही वादे था जिसमें ये कहा गया कि जनाब ये जो है ये जो जीत है वो हम इजराइल के नाम करते हैं। उन्होंने कहा जी वो जय श्री राम के नारे लगाओ, जिसके भी नारे लगाएं दैट इज देयर ग्राउंड। वो तमाशाई है, जो देखना चाहता है। घर में लोग नारे नहीं लगाते, अपनी टीम को लोग सपोर्ट करते हैं, मजहबी एंगल से करें, नेशनलिस्ट एंगल से करें, कल्चरल एंगल से करें। और देयर वर मैनी पीपल हु वर सपोर्टिंग पाकिस्तान एज वेल। लोग पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे थे। ये थोड़ा ही था कि जनाब वो सारे के सारे इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। जाहिर बात है भाई, अहमदाबाद में मैच हो रहा है, स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो वहां पे सपोर्ट किसको करोगे? मुझे ये तो बताओ।
और ये जी वो जी बड़ा जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है। हमें जो है ना वो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला। भाई आपके लिए क्या एनवायरनमेंट हो, मैच लाहौर में कराओ। आप लाहौर में भी कराओगे तो आप इंडिया से हार जाओगे। आप तो वैसे ही साइकोलॉजिकली मैच हार जाते हो। आप देखे ना वो जी अगर जय श्री राम के नारे लगे थे, एक लाख बंदा जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अब कई लोग कह रहे होंगे जी वो चिढ़ से लगा रहे थे जी हम क्योंकि मुसलमान हैं। और भाई सारे वहाँ मैच देखने गए वो थे, सारे तो हिंदू या नहीं थे, सिख थे और मज़हब के लोग थे, मुसलमान थे। तो जो जय श्री राम का लगाना चाहता नारा उसको वो लगाने दो, जो अल्लाह अकबर से रहना चाहता उसको वो लगाने दो, जो कोई और लगाना चाहता लेट देम डू। इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई। और पाकिस्तान खेला तो जाता नहीं है इनसे, ठीक है। मैं तो क्रिकेट जो है वो नॉर्मली तभी देखता हूँ जब जो है वो कहीं जी बड़ा मैच फंसा हो गया, अदरवाइज मैं तो क्रिकेट इतना लंबा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जब से भारत ये आवाज का जो शगुफा छेड़ते हैं ये थोड़ा जमता नहीं है। इतना सही से आवाज आ रही है फिर भी पता नहीं क्यों आवाज कह रहे हैं। ठीक है, मैं मेरी आवाज सुन पा रहा हूँ। कुछ लोग भैया ये आवाज ऐसा ना करा करें आप लोग प्लीज। ये चेक करने के लिए आपका लिटमस टेस्ट है ये, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से इजराइल ने अपने जंग के अंदर जो हाल मचाए हैं वो तस्वीरों में अपने आप बयान हो रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने कहा 4 घंटे पूर्व की खबर है, 11 लाख इजरायलियों को कहा गया है कि शहर छोड़कर चल दो। तो इजराइल ने अल्टीमेटली गाजा को छोड़ने के लिए जब वार्न किया तो यूएन ने कहा इम्पॉसिबल। क्या कहा? द यूएन से इजराइल इज ऑर्डरिंग 1.1 मिलियन यानी 11 लाख निवासियों से इजराइल कह रहा है कि वो नदर्म गाजा को इवैक्यूएट कर दें, क्योंकि अगर ऐसा किया गया इतने कम समय में तो यह ट्रेजेडी कैलेमिटी के अंदर बदल जाएगी, बहुत बड़ी आपदा के अंदर बदल जाएगी। आपको मालूम हो गाजा के उत्तरी शहरों में से 11 लाख लोगों को दक्षिणी क्षेत्र में जाने का जो अल्टीमेटम दिया है, इस अल्टीमेटम के चलते 320 लोगों की मौत हो गई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के हमले से 1900 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इनमें से 614 बच्चे, 370 महिलाएं शामिल हैं और 7600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा है कि उसने लगभग 15 से आतंकवादियों को मार डाला है। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा इस चीज को मैं मैप के माध्यम से इस तस्वीर को समझाने का प्रयास करता हूँ। असल मायने में बार बार इजराइल दुनिया को एक ही बात कह रहा है, और क्या कह रहा है कि देखो भाई, कुल मिलाकर हमने अपना सबसे फर्स्ट डे 7 अक्टूबर को देखा जब हमास के आतंकियों ने हमारे ऊपर बर्बरतापूर्ण हमला किया। बर्बरतापूर्ण हमला किया, इसको इजराइल कैसे याद करता है? इजराइल कहता है कि पहले कभी हिटलर ने होलोकॉस्ट के अंदर ऐसा यहूदियों के साथ किया था जैसा हमास ने हमारे साथ किया है। हम उस समय तो बदला नहीं ले पाए, लेकिन अब हम कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अभी तक तो आपने तस्वीरें देखी थी कि नफ्ताली बेनेट वो उतर के युद्ध में चले आए थे, लेकिन आज जो तस्वीरें निकल कर आई उसमें बेंजामिन नेतन्याहू खुद प्रधानमंत्री सेना की वर्दी में सेना के साथ दिखाई दिए हैं। यानी कि अब इन्होंने अपने पूरे अस्तित्व की लड़ाई से जोड़ लिया है। इनका कहना है कि युद्ध होते हैं सैनिकों के बीच, लेकिन जो बर्बरता है वो कायरानापूर्ण हरकत है। हमास को फिलिस्तीनियों ने भी अपना प्रतिनिधि नहीं माना है, तो ऐसी स्थिति में हमास के तरफ से हमारे ऊपर ये जो कायरानापूर्ण हरकत की गई, कायरतापूर्ण हरकत की गई, ये पूरी तरह से अमानवीय है और इसका जवाब उसी तर्ज पर दिया जाएगा जैसे लश्कर तौयबा को दिया गया, जैसे आईसिस को दिया गया, जैसे आज से पहले अलकायदा को दिया गया। बोले उसी लेवल पर ही इनको रिप्लाई दिया जाना बनता है। ये आतंकी हैं और दुनिया के जो भी देश इन आतंकियों से अपना समर्थन दर्शाते हैं उनको पहले से ही बता देना चाहिए कि आतंक किसी भी एजेंडे के लिए चलाया गया हो तो वह दुनिया को शांति नहीं देता। अब आइए थोड़ा सा इस स्थिति में आपको इजराइल के मैप से समझा देता हूँ। देखिए, ये जो इजराइल का मैप आपको दिख रहा है, इसमें सारा की सारा जो मामला फैला पड़ा है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है? इस मैप को देखिए, ये गाजा पट्टी रहा जो आपको ध्यान होगा। अब इस गाजा पट्टी को 2 भागों में आप समझ लीजिए। उत्तर दिशाओं को पढ़ने का तरीका क्या है? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट पढ़ा जाता है। ऐसी स्थिति में जो ऊपर की तरफ वाला हिस्सा है, जिसे आप नॉर्थ कह रहे हैं, वो ये रहा, और नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा है जिसे आप साउथ कहते हैं वो ये रहा। नॉर्थ वाले हिस्से से कहा गया है कि वो छोड़कर यहां से पलायन कर दे। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो भी इजराइल में हमले हुए वो इसी नॉर्थ वाले स्थान से निकलकर हुए थे। जो हमास के आतंकी निकलकर हमला किए थे वो इसी नॉर्थ वाले हिस्से से निकलकर किए थे। इस नॉर्थ के माध्यम से ही इजराइल इन्हें पानी, बिजली आदि सेवाएं भेजता था। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को इजराइल से कनेक्ट करने वाला इरेज क्रॉसिंग नामक जो पॉइंट है वो पूरी तरह बंद है। अब इसके एक तरफ स्थित है भूमध्य सागर, तो समुद्र में तो तैर के ये कहां जाएंगे और कहां तक जाएंगे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में इनके पास ले देकर जो जगह बचती है वो गाजा पट्टी के दक्षिण हिस्से की तरफ जाना बचता है। लेकिन दक्षिण हिस्से में फिर से, क्योंकि अभी ये नॉर्थ को धमकी दे रहे हैं इजराइल वाले, जैसे ही नॉर्थ पर अपना कब्जा कर लेंगे फिर दक्षिण को धमकी देंगे। ऐसी स्थिति में लोग यहाँ से रफाह क्रॉसिंग के माध्यम से इजिप्ट में जाने के रास्ते तलाश रहे हैं। ये इजिप्ट है इसके दक्षिण में। अगर आप देखें तो गाजा के इस तरफ आपको इजिप्ट यानी मिस्र दिखाई देता है, जिसका ये जो एरिया है ये सिनाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एरेज क्रॉसिंग और रफाह क्रॉसिंग, इनको कनेक्ट करने के लिए ये दो मेन रोड है और इन्हीं को पकड़ करके ये लोग रफाह क्रॉसिंग से निकल करके इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं। ऊपर वाले हिस्से को खाली करने के लिए कह दिया गया है। वादी गाजा का जो दक्षिण हिस्सा